Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yusufzai and today we are doing a topic, its name is scalar and vector quantities. Clear हो गया? और ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का 2.3 इस टॉपिक का नेम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपके पास किस टॉपिक से बिलोंग करता है, क्योंकि ये चैप्टर आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी का। सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और टॉपिक रिकॉल करना है। उस टॉपिक का नेम था फिजिकल क्वांटिटीज़। वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, मैयर कर सकते हैं। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपके पास लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं ये तमाम वो क्वांटिटीज़ है जिसको हम मैयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पास, अगर आप कोई भी मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो लाजिम बात है वो एक इंस्ट्रूमेंट से लेंगे जिसको हम बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उससे जब आप कोई मेजरमेंट लेंगे तो उससे आपके पास जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सही है? अब ये फिजिकल क्वांटिटी, ये मेजरमेंट बनी होती है दो चीज़ों से। उसमें से एक चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज़ आपके पास इसमें होगी इसका यूनिट। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसमें ये दो चीज़ें तो मस्ट ही होंगी। क्लियर हो गया? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड को एक और भी चीज़ बोली जाती है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। सही है? नंबर प्लस मतलब नंबर आपके पास होगा कोई ना कोई, और साथ में आपके पास यूनिट हो सकता है। सही है? यूनिट भी आपके पास मस्ट है, लेकिन यूनिट से पहले आपके पास एक चॉइस है, मतलब ऑप्शन हो सकता है आपके पास, हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। ये आपके पास है प्रीफिक्सेस। सही है? तो प्रीफिक्स भी आपके पास हो सकता है। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट यहां पर ऐसा करते हैं, इसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और यूनिट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा मास, मैं अपना मास करता हूं और मेरा मास जो आता है वो है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, मेरा मास है 72 kg। अब आप अगर इसमें नोट करें तो इसमें आपके पास एक वैल्यू ऐसी है, ये 72, ये आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर है। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास जो मेजरमेंट है दो चीजों से मिलकर बनी, एक आपके पास नंबर जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, इसको आप नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आपके पास है नंबर, और ये आप चीज देखें, ये आपके पास एक यूनिट है। केजी आपके पास क्या है, यूनिट। ये ग्राम आपके पास यूनिट है और के आपके पास है एक प्रीफिक्स। तो आप इसको यूनिट के तौर पे भी, क्योंकि मास का आपके पास यूनिट है वो केजी है। सही है? इस प्रीफिक्स के साथ हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास है एक यूनिट। क्लियर हो गया? तो आपको भी समझ आ गई कि आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आपके पास मिलके बनी होती है किससे, नंबर से या मैग्नीट्यूड और इसके यूनिट से। क्लियर हो गया? अब यहां पर इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की आप लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी हैं जिसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। वो यूनिट्स को समझने के लिए हमारे पास है, सिस्टम इंटरनेशनल को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन के हिसाब से आपके पास दो टाइप्स आती हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब यही चीज हम आज के टॉपिक में सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सही है? ओके स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं, तभी हमें इजीली समझ आ सकेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो देखें, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। जो चीज़ हमने फिजिकल क्वांटिटी में लिखी वही चीज़ इसमें जरूरत पड़ती है। मतलब आपको एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, कोई स्पेसिफिक नंबर, कोई डिजिट आपको जरूरत पड़ेगा, और साथ में एक और चीज़ यूनिट, आपको यूनिट की जरूरत पड़ती है। इससे आपके पास क्या बन जाती है, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दोज क्वांटिटीज, या इस तरह भी लिख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट ओनली। तो आपके पास ऐसी मेजरमेंट या वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसका यूनिट होता है बस, और इसी की बिहाफ पर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी।
तो यहां पर मैं इसके पॉइंट्स लिख लेता हूं। इसमें आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं? इसमें आपको एक चीज जरूरत पड़ती है इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज आपको इसमें जरूरत पड़ती है इसका यूनिट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक और पॉइंट को यहां पर समझने की कोशिश करें। एक और पॉइंट आपके पास ये है कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये कौन से रूल्स को फॉलो करती है? ये सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करती है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सिंपल अलजेब्रिक लॉज को यहां पर क्या क्या करती है? ओबे करती है। यहां पर जो लॉज ओबे होते हैं वो कौन से? सिंपल अलजेब्रिक लॉज यहां पर ओबे होते हैं। मतलब आप अगर किसी चीज को ऐड करना चाहते हो तो यहां पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपके पास कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे? तो यहां पर हम एग्जांपल्स में देखते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके पास मास हो गया, लेंथ हो गई, किसी भी चीज की लेंथ। सिमिलरली आपके पास टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली आपके पास स्पीड हो गई। तो आपके पास बेशुमार स्केलर क्वांटिटीज हैं। यहां पर मैं सारी की सारी तो नहीं लिख सकता, कुछ ही लिख सकता हूं। अब जैसे कि आप अगर किसी को अपना मास बताते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, फॉर एग्जांपल आपका मास, एक स्टूडेंट है 9th क्लास का या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसका मास है 50 kg। तो आप इसमें नोट करें तो इसमें जस्ट हमारे पास एक नंबर है और एक यूनिट बस। लेंथ, अगर मैं लेंथ बताता हूं, मैं अपनी लेंथ बताता हूं, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आप देखें तो इसमें आपके पास एक नंबर है जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और सेंटीमीटर आपके पास क्या? एक यूनिट है। मीटर आपके पास यूनिट है, लेकिन सी आपके पास क्या है? प्रीफिक्स है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूनिट और प्रीफिक्स को हम कंबाइन भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बोलूं तो टेम्परेचर में भी आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, या ये बाकी जो चीजें हैं इसमें भी आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आपको एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। फॉर एग्जांपल आज का जो टेम्परेचर है, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, तो आज का जो टेम्परेचर था वो मिसाल के तौर पे 39 सेल्सियस था। सही है? तो इसमें भी आप नोट करें 39 आपके पास क्या? एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड, और ये सेल्सियस आपके पास क्या है? इसका यूनिट है। क्लियर हो गया? इसमें भी आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में, मतलब आप स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रख लें, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आपको अपना मास बताता है कि मेरा मास 50 किलोग्राम है, तो आप उसको ये नहीं पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में या किस सेंथ में या किस तरफ। अगर आप उससे पूछेंगे किस तरफ, तो आगे से हैरान हो जाएगा कि ये इसका आंसर दूं क्या। अगर आपसे कोई आपकी हाइट पूछ लेता है कि आपकी हाइट कितनी, आप आगे से बोलते हैं कि मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि किस तरफ या किस डायरेक्शन में, तो आप भी आगे से हैरान हो जाएंगे कि ये कैसा सवाल है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्शन बताएंगे ही नहीं। सो सिंपली आपको समझ आ गई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट बताते हैं, इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने टेम्परेचर की बता दिया। स्पीड की अगर बात करें तो एक गाड़ी की स्पीड आपके पास है मिसाल के तौर पे 70 किलोमीटर पर आवर। यहां पर मैंने एक वैल्यू लिख ली 70 किलोमीटर पर आवर। आप अगर देखें तो 70 आपके पास एक नंबर है या मैग्नीट्यूड है, और ये जो वैल्यू आपके पास लिखी है किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास क्या? इसका यूनिट है। क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वेक्टर क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, और एक और चीज एक्स्ट्रा जो कि यहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक और चीज यहां पर क्या चीज जरूरत पड़ेगी? वो आपके पास है डायरेक्शन। मतलब इसमें आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और मोस्ट इंपोर्टेंटली डायरेक्शन। अगर इसमें डायरेक्शन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैं वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख चुका हूं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोज क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो इसमें आपके पास 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपके पास होता है मैग्नीट्यूड, सेकंड वन यूनिट। तो ये दोनों चीजें तो यहां पर भी थी, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो यहां पर भी, लेकिन एक और चीज डायरेक्शन। ये तीनों चीजें जब आपके पास एक क्वांटिटी में होंगी, फिजिकल क्वांटिटी में होंगी, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो नंबर वाइज देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ता है यहां पर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो मस्ट है, मतलब कोई ना कोई नंबर। मैग्नीट्यूड की जगह आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? नंबर भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज जो आपको यहां पर जरूरत पड़ती है वो आपके पास है यूनिट। इस यूनिट के साथ आपके पास प्रीफिक्स भी हो सकता है। क्लियर? और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो इसको अलग करती है स्केलर क्वांटिटी, वो आपके पास है इसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया?
डायरेक्शन भी बोल सकते हो, और यहां पर मैं लिख रहा हूं थीटा, थीटा भी आप बोल सकते हैं। सही है, तो डायरेक्शन आपने याद रखना। क्लियर है, ये आपको हर एक जगह पे नहीं बताया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्शन आप अपनी बुक में या अपने आंसर जहां पर भी आपने देना तो वहां पर डायरेक्शन लिखें। एक और चीज आपके पास इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके पास है कि ये जिन लॉज को फॉलो करता है वो है वेक्टर सम को। सही है, ये आपके पास फॉलो करता है, फॉलो वेक्टर्स लॉज। क्लियर हो गया, तो ये वेक्टर्स लॉ को क्या करता है, ओबे करेगा। ये सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, यहां पर अब लेते हैं इसकी एग्जांपल्स, किस चीज की, वेक्टर क्वांटिटीज की लेते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू हमें हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट। अब पहले आपको यह समझना है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स हैं और उसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे अब देखिए, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास ए है और दूसरा पॉइंट आपके पास है बी। क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल रास्ता है जाने का, तो मिसाल के तौर पे ये रास्ता है। अब आपके पास जो एक्चुअल पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यहां पर आप अपने पास लिख लें डिस्टेंस, आपके पास एक्चुअल पाथ क्या है, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या है, तो आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास ये है, जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, तो आप अगर नोट करें तो इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, तो जो कि ईस्टवर्ड है। तो इसके लिए हम एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट में ले सकते हैं कि एक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मिसाल के तौर पे 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो अब आप यहां पर देखें तो इसमें हमारे पास ये जो 5 है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये किलोमीटर आपके पास लिखा है, ये आपके पास क्या लिखा है, यूनिट। मीटर आपके पास यूनिट और किलो आपके पास क्या है, प्रीफिक्स। लेकिन ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट, क्योंकि और लास्ट में आप देखें जो चीज यहां पर नहीं थी वो यहां पर है, ईस्ट। ईस्ट आपके पास क्या एक डायरेक्शन है ना, आप अगर नोट करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आपके पास ईस्ट की तरफ जा रहा है। या यहां पर लिखा हो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन, अगर कुछ भी इस टाइप का लिखा हो, लाजमी नहीं ईस्ट लिखा हो, आपके पास इस तरह की कोई भी डायरेक्शन लिखी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। क्लियर हो गया, सो आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसमें ये तीनों चीजें जरूरत पड़ती हो तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स यहां पर आपको समझना होगा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, जो कि मैं आगे आपका एक टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक ही है। क्लियर है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि वेलोसिटी आपके पास अगर कुछ एक गाड़ी है और उसकी स्पीड हम ले लेंगे और साथ में डायरेक्शन को अगर हमने ऐड कर दिया उससे बन जाती है वेलोसिटी। तो एक गाड़ी है उसकी 70 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है और ये मूव करी है टूवर्ड नॉर्थ। क्लियर हो गया, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। सो इससे आपको समझ आ रहा है जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, ये आपके पास सारा का सारा यूनिट, और ये नॉर्थ आपके पास क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर हो गया, तो आपको इन दोनों चीजों का डिफरेंस क्लियर हो गया। एक पॉइंट आपको क्लियर याद रखना चाहिए, कभी कभी आप अगर नोट करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वो है नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास करंट आपके पास एक स्पेशल केस है। स्टूडेंट्स करंट को मैंने यहां पर इसीलिए लिखा क्योंकि करंट आपके पास है स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है, करंट फॉलो करता है इस रूल्स को, करंट फॉलो करता है इस रूल को, सिंपल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। जैसे मतलब ये वो करंट आपके पास वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन वहां पर नहीं होती। आगे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसमें भी मैं जाके ये चीज समझ आ जाएगी। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, स्केलर और वेक्टर के बीच में स्केलर वाले टॉपिक को भी हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, सही है, क्योंकि हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपके पास डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्केलर की हमें मोस्टली समझ आ जाती है। वेक्टर में एक चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा जाती है जो है डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो वेक्टर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं पेज के ऊपर या किसी भी जगह पर, तो उसके दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपके पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरी आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को हम
सिंबल के जरिए भी पहचान सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा है वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर एंड एरो ओवर इट। तो आपके पास कोई भी अल्फाबेट हो, मिसाल के तौर पे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, तो उसको आप प्रेजेंट करते एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे आपके पास ए है, बी है, सी है, आपके पास कोई भी अल्फाबेट है उसके ऊपर आप एरो डाल देंगे। क्लियर हो गया? या आप इस तरह फुल एरो डाल दें, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ए लिखता हूं, ऊपर फुल एरो डाल दें, या आप ए लिखें और इसके ऊपर हाफ एरो डाल दें, या आप एक ए लें, मतलब कोई भी अल्फाबेट लें, उसके ऊपर एक लाइन डाल दें। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? ये आपके पास एरो, आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्शन, जो एरो है ये आपके पास शो करता है इसकी डायरेक्शन, जबकि आपके पास ये जो अल्फाबेट है, ये ए है, ये आपके पास शो करता है इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप कैपिटल लेटर ले लें, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको बोल्ड भी कर दें, मतलब डार्क टाइप कर दें। आप स्मॉल ABC भी ले सकते हैं, इसमें ये कोई फिक्स बात नहीं है कि आपने कैपिटल ABC ही लेनी है। अब आ जाते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पर। तो ग्राफिकली मतलब आप अगर कहीं पर वेक्टर को ड्रा करना चाहते हैं तो आप इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले समझने होंगे कोऑर्डिनेट्स, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, मतलब x और y जस्ट लूँगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, यहाँ पर मैं जस्ट ले रहा हूँ x और y एक्सिस। सही है, ये इस साइड पे आपके पास प्लस x, इस साइड पे आपके पास माइनस x, इस साइड पे प्लस y, इस साइड पर माइनस y। तो इसमें भी हम वेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम वेक्टर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एरो ड्रा कर मतलब एरो आपके पास क्या होता है, आपने जब भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करनी हो तो इसमें आप एरो के जरिए किसी भी चीज़ की डायरेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, तो यहां पर ये जो मैंने लाइन ड्रा की, एक तीर टाइप जो ड्रा किया, ये आपके पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। आप अगर इसमें नोट करें तो इसमें ये जो लेंथ है आपके पास, ये जो लेंथ आपको सारी की सारी नजर आ रही है, ये आपके पास शो करता है इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? इसकी लेंथ जितनी भी होगी ये इसका होगा मैग्नीट्यूड। क्लियर? और जो आपको इसका ये हेड नजर आ रहा है, ये एरो टाइप नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, इसका डायरेक्शन है। ये जिस साइड पर होगा ये शो कर रहा होगा इसकी डायरेक्शन। अब मैं यहां पर मिसाल के तौर पे बोलता हूं कि एक फोर्स है, एग्जांपल्स अभी हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हम बोलते हैं एक फोर्स है। अब इसको अगर हम प्रेजेंट करना चाहें सिंबॉलिकली और फिर हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास ग्राफिकली किस तरह, तो हम इसको सिंबॉलिकली अगर प्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, F लिख दिया, ऊपर एरो डालेंगे और यहां पर आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन और आगे लिख देंगे ईस्ट। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर लेना होता है हमें लेना होता है स्केल। स्केलिंग करनी होती है तो हम यहां पर फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन है तो हम उसके मुताबिक यहां पर ड्रा कर लेंगे। हम यहां पर एक एक्सिस ड्रा करेंगे, एक ओरिजिन पॉइंट लेंगे और इस ओरिजिन से हम 10 सेंटीमीटर की, हम यहां पर बोल देते हैं कि आपके पास जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो आपके पास है 1 न्यूटन की। तो अगर हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि आपके पास है 10 न्यूटन, तो हम इसको कितना ड्रा करेंगे, 10 सेंटीमीटर इसको ड्रा कर लेंगे टूवर्ड किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ईस्ट आपके पास इस तरफ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप 10 सेंटीमीटर इस तरफ को ड्रा कर लें और यहां पर आप आगे एरो डाल लेंगे। तो ये आपने क्या प्रेजेंट कर दिया, 10 न्यूटन फोर्स आपने ड्रा कर दिया। आप यहां पर ऊपर लिख सकते हैं, आपके पास है F। क्लियर हो गया? और ये आपके पास कितनी है, 10 न्यूटन है। क्लियर हो गया? तो आपने इसको प्रेजेंट कर लिया। तो ग्राफिकली इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो इसका हेड होता है, हेड आपको क्या शो करता है, इसकी डायरेक्शन शो करता है। इस पॉइंट को आप समझ लें। और इसकी जो लेंथ है, जो आपके पास इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो, ये आपके पास शो करती है इसका मैग्नीट्यूड। तो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जितनी भी होगी ये इसका क्या शो करेगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी मिकदार शो करेगा। तो ये हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखें, वेक्टर को समझ लें अभी से, क्योंकि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करा रहा हूँ। सही है, ये टॉपिक आपके आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक
कॉलेज लेवल तक तो है ही, आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को कभी भी स्किप ना किया करें, इस वजह से इस टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपके लिए ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आपके पास वेक्टर्स की काफ़ी टाइप्स हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। सही है, सबसे फर्स्ट पर आपके पास है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल लाइंस का तो आपको पता है, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिसके बीच में एंगल डिफरेंस क्या होता है, जीरो, मतलब जिन ऐसी लाइंस जिनका एंगल क्या होता है, सेम। तो फर्स्ट तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। मतलब पैरेलल का ये है कि एंगल डिफरेंस क्या होना चाहिए, एंगल डिफरेंस जीरो, एंगल में डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। यहां पर आप सेम एंगल भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दोनों लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं दो लाइंस ड्रा करूं, दो पैरेलल वेक्टर्स ड्रा करूं एग्जांपल के तौर पर। तो जैसे कि आपके पास ये एक लाइन है और एक और लाइन ड्रा करूं जिसका एंगल बिल्कुल सेम पैरेलल है ना, क्योंकि तो ये देखिए पैरेलल लाइन तो मैंने ड्रा कर दी, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसके बीच में एंगल डिफरेंस बिल्कुल, आप अगर नोट करें तो ये पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसकी भी ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, इसकी भी ईस्ट की तरफ, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। देखिए ये जो आपके पास वेक्टर ए है इसका आपके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जबकि वेक्टर बी का आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो आपके पास ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हो गया। सेकंड पर आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल आपके पास क्या होगा कि पहली बात तो ये कि पैरेलल तो होगा, तो पहले यहां पर मैं पॉइंट लिख लेता हूं कि ऐसी लाइंस या ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। सही है। दूसरा पॉइंट हम यहां पर ये लिखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, बल्कि यहां पर मैं लिख देता हूं ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। क्लियर हो गया। मतलब आप समझें कि 180 का एंगल डिफरेंस होगा, यहां पर तो मैंने लिखा ना एंगल डिफरेंस जीरो, वहां पर एंगल डिफरेंस क्या होगा, 180 डिग्री का। लास्ट पॉइंट क्या है कि इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, सॉरी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इनका भी मैग्नीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिख लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है वो इस तरफ को जा रहा है, इसका नाम है ए, क्लियर है, और दूसरा वेक्टर है वो यहां से इस तरफ को जा रहा है, ये आपके पास है वेक्टर बी। आप अगर नोट करें तो ये दोनों लाइंस के बीच में, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही होती हैं, तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस हैं। ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, दूसरी की वेस्ट की तरफ है, तो दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो भी कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल डिफरेंस बन रहा है। तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये सिंपली आपके पास ऐड हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास माइनस में हो जाएगा। लास्ट आपके पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आप ये लिखेंगे कि ये आपके पास पैरेलल होंगे। सेकंड पॉइंट, इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सेम डायरेक्शन होगी। और लास्ट पॉइंट आपके पास है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। हालांकि हमने जो पैरेलल वेक्टर पढ़ा है और इक्वल वेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी दो चीजें बिल्कुल सेम हैं, लेकिन आखिरी जो आपके पास मैग्नीट्यूड है इसमें डिफरेंट होता था, इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड सेम होगा। कैसे, तो देखें मैंने एक वेक्टर ड्रा कर लिया, आपके पास है वेक्टर ए, क्लियर हो गया, और एक और वेक्टर है जो कि पैरेलल भी है, ये मैंने बना दिया पैरेलल वेक्टर, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या है, दोनों की सेम है, इसकी भी ईस्ट की तरफ, इसकी भी ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, एंगल डिफरेंस दोनों का सेम है, तभी आपके पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। सही है। और लास्ट वन आपके पास के मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। आप अगर नोट करें तो आपके पास ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इनके बीच में कोई फर्क है ही नहीं, तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आपके पास है जीरो या नल वेक्टर। आप अगर नोट करें तो हमने पढ़ा था एंटी पैरेलल वेक्टर, तो इसका ऑपोजिट, जैसे हमने पैरेलल वेक्टर की कोर थोड़ी मॉडिफाई फॉर्म पढ़ी जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, इसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर का आपके पास एक और मॉडिफाई फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं जीरो या नल वेक्टर। तो इसके बीच में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपस में पैरेलल होने चाहिए, ये भी आपस में पैरेलल होंगी। सेकंड पॉइंट ये होगा कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी, तो हम यहां पर लिख लेते हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। लास्ट पॉइंट ये होगा कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम होगा, यहां पर लिख लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। हालांकि यहां पर हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइंस होगी, वहां पर भी पैरेलल, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वहां पर भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यहां पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, सही है। अगर इनको मैं आपस में ऐड अप करूंगा तो इससे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 3 है तो इससे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर आप अगर नोट करें तो हमारे पास यहां पर जो जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर, इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके स्टूडेंट, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की। तो आप देखें पैरेलल लाइंस, सबसे पहले तो मैंने ड्रॉ कर ली 2 पैरेलल लाइंस, दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या, ऑपोजिट। तो अगर फॉर एग्जांपल एक की ये डायरेक्शन है तो दूसरे की डायरेक्शन ये है। सिमिलरली दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो या नल वेक्टर बोलते हैं। क्यों? अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड करना चाहूंगा तो इससे आपके पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास है 5 न्यूटन तो ये भी आपके पास है 5 न्यूटन, लेकिन हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 और माइनस हो जाएगा, मतलब आप प्लस करेंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक को हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरे को हम ले लेंगे माइनस में, जिससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो या नल वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट आपके पास है बट नॉट द लीस्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके पास ऐसा होता है जिसका यूनिट क्या हो, 1 हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नेम से ही शो हो रहा है, यूनिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेंगे और उसके ऊपर कैप डाल लेंगे, इसको आप बोलते हैं कैप, या बी कैप, सी कैप, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लेंगे उसके ऊपर कैप डालेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ए कैप ले लिया तो ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये आपके पास 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक आपके पास मैग्नीट्यूड, दूसरा आपके पास क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया। तो आपके पास इसके ऊपर जो हम चीज़ लिखते हैं वो आपके पास होती है इसकी डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल ऊपर हमने लिख दी डायरेक्शन और नीचे हम लिख देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। इसको हम ये 2 लाइंस में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। तो ऊपर आप अगर नोट करें तो ये आपके पास लिखी हुई है, तो ये आपके पास लिखी है इसकी डायरेक्शन और ये आपके पास लिखा है इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास ये जो 2 लाइंस है आपके पास है मॉडुलस। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास थी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और इसके बाद हम जो जितने भी टॉपिक्स करेंगे उसके पीछे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या, पहले तो ये समझ लें। किसी भी चीज़ की लोकेशन, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। या फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूँ कि मैं किसी जगह पर खड़ा हूँ, अगर मुझे उस जगह की लोकेशन बतानी है तो मुझे तब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, रेफरेंस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप अपने माइंड में एक चीज़ रखें, कुछ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, सही है ना, रेफरेंस पॉइंट्स की। आप उसके इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट जगह होती हैं वो बताते हैं, उसके ज़रिए आप किसी चीज़ की लोकेशन को फाइनली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपके पास है एक्स, वाई और जेड एक्सिस, आपके पास 3 एक्सिस हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास है ओरिजिन ओ, मतलब ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट है जहां से हम सारी डायरेक्शंस लेते हैं। जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। आपके पास 0 से इस साइड पर जो वैल्यू है या ओ से उस साइड पर जो वैल्यू आपके पास प्लस होती है और ओ से इस साइड पर वैल्यूज आपके पास होती है माइनस। या आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा
जो आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास जो ब्लैक लाइन है, तो इस ब्लैक लाइन को हम बोलते हैं, आपके पास ये है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये आप अगर नोट करें तो आपके पास वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है। क्लियर हो गया? तो आपके पास ये है वाई एक्सिस, क्लियर है, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होता है प्लस और नीचे की तरफ होता है माइनस। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है जेड एक्सिस, और अगर इस जेड एक्सिस की बात की जाए तो ये आपके पास बाहर की तरफ आ रहा है। आप ऐसा समझें कि बाहर की तरफ आ रहा है। आप अपने कमरे का अगर एक कोना देख लें, एक कॉर्नर देखें, तो उसमें आपके पास 3 किस्म की लाइंस आपको नजर आएंगी। आपको एक ऊपर की तरफ पॉइंट नजर आएगा, एक आपको नजर आएगा जो आपकी तरफ आ रहा है, क्लियर हो गया, आपकी तरफ आ रहा है, और तीसरा आपके पास दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये आपके पास उसके 3 एक्सिस हैं, आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, और ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस। तो हमारे पास जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, आपके पास इस साइड पर आपके पास होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस और यहाँ पर होगा माइनस